गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो हमारा चैप्टर हमने लास्ट छोड़ा था, यानी कि हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग मार्केट, यानी कि हम बाजार को समझ रहे थे। आज हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उस चैप्टर को अपना कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 6th और 7th की हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। जब हम 8th की एनसीईआरटी करेंगे वहाँ पे हमारा चैप्टर होगा गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट, वो होगा उत्पादन के कारक। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले जो हमारा चैप्टर अधूरा रह रहा है, थोड़ा सा पोर्शन रहता है, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो उत्पादन का कारक चैप्टर है हमारा 8th क्लास की एनसीईआरटी का, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारी लास्ट क्लास रही थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें थी जो कवर करी थी। थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने जाना था क्या, हमने थोड़ा सा बाजार का परिचय देखा था। ये क्यों ज़रूरी है? इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े थे। इससे पहले हमने अपने 3 चैप्टर करे थे एनसीईआरटी के, जिसमें हमने पहला चैप्टर अपना करा था कार्य का मूल्य। ठीक है, हमने पहला चैप्टर जो किया था 6th क्लास का, वो क्या था? कार्य का मूल्य। उसमें हमने क्या देखा था? जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी, गैर आर्थिक गतिविधियां थी, उनको डिटेल में देखा था। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था, जो आर्थिक गतिविधियां थी, उनका हमने विभाजन किया था, और जिसमें हमने क्या देखा था? जो प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीयक क्षेत्र था और तृतीयक क्षेत्र था। ठीक है, 3 क्षेत्र हमने पढ़े थे। वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे सारे क्षेत्र, वो देखा था। इसके बाद हमने देखा था वस्तु, यानी कि जो हमारा बार्टर सिस्टम था, बार्टर टू मनी। ठीक है, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक, ये वाला चैप्टर हमने करा था। तो जब हमने ये तीनों चैप्टर करे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो किस में मदद करती हैं? ग्रोथ में, विकास में। और जीडीपी, मैंने आपको बताया था कि हमारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो किसको बढ़ा रही हैं? हमारे जीडीपी को बढ़ा रही हैं। वहीं पे जो गैर आर्थिक गतिविधियां थी, वो समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब हम बात कर रहे हैं गतिविधियों की, आर्थिक गतिविधियों की, वहां पे क्या हो रहा था? उत्पादन हो रहा था। वस्तुओं का अगर उत्पादन हो रहा है तो उनका जरूर जो कंज्यूमर्स होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, वो उनका उपभोग भी करेंगे। क्योंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं है, मान के चलो कोई वस्तु है, अगर उसका उपभोग करने के लिए कोई उपभोक्ता नहीं है, तो जो उत्पादक करता है या जो उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का, उनका उत्पादन करने का कोई फायदा नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन की। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? कंजम्पशन की। हाँ, वो बाय मिस्टेक स्केड्यूल नहीं हुई थी क्लास, मुझे लगा मैंने करा दी, बट फिर मैंने सुबह कराया उसको। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ, हम जब 2 चीज़ों को पढ़ रहे थे, पहला था प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन अगर हो रहा है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, है ना? मैं बोल रही हूँ हिंदी में भी, उत्पादन। उसके बाद जिस भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, यानी कि हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जब हम बता रहे हैं, ये हमारी आर्थिक गतिविधियों में आती हैं ये चीज़ें, जहाँ पे उत्पादन होगा वस्तुओं का और सेवाओं का, और कहाँ तक पहुँचेगा? हम लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन उस यूनिट तक, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी कि जो फैक्ट्री है, या जहाँ पे भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का, वो हम तक कैसे पहुँचती है? उसके लिए हम किसका रोल पढ़ रहे थे? मार्केट का। ठीक है, हम किसका रोल पढ़ रहे थे? मार्केट का। तो अब समझ में आया कि अगर हम बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बाजार यहाँ पे एक लिंक का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? एक लिंक का काम कर रहा है। जिन भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट के थ्रू, बाजार के थ्रू, वो हम लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये इस जो चैप्टर को हम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद ये देख ही लिया था हमने कि बाजार क्या है, कैसे काम करता है,
जीवन में बाजारों की भूमिका बता दिया ना अभी कि उत्पादन हो जाएगा, हम तक कैसे पहुंचेगा, किसी भी चीज का उत्पादन हुआ है या सेवाएं हैं, लेकिन वो हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे या किसका रोल हम देख रहे थे, बाजार का। उसके भी हमने टाइप देखे थे। उसके बाद आज हम जानेंगे कि सरकार का क्या भूमिका होती है मार्केट में, यानी कि बाजारों में सरकार की क्या भूमिका है। और हम देखेंगे कि जो हम लोग हैं यानी कि हम उपभोक्ता हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं, या जो सरकार है वो क्या स्टेप्स उठाती है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं सिटीजन्स को वो अच्छी क्वालिटी की हो, उसके लिए सरकार क्या करती है। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे ये बता दो कि हैंड रिटन नोट्स रेगुलरली क्लास में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, एक बार बता दो मुझे जल्दी से। थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ी थी, आवश्यकताएं बनाम इच्छाएं। ये हमने डिटेल में आपको बताया था कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल थे कि पुराने टाइम में कैसे बाजार होते थे, जो बाहर के लोग थे उन्होंने जिक्र किया है इन बाजारों का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो मार्केट है, जो बाजार है, उसकी परिभाषा देखी थी, उसकी विशेषताएं देखी थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना था। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नोट्स आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। प्लीज एक बार बता दो कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पास पहुंच रहे हैं टाइम से या नहीं। हैंड रिटन नोट्स क्योंकि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो बाजार है वो क्या है, एक स्थान है, भौतिक भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके बाद क्या क्या विशेषताएं होंगी, बाजार अधूरा है या बाजार बाजार नहीं है जब तक वहां पर खरीदार और विक्रेता नहीं होंगे, जब तक उनके बीच में लेन देन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज मैं बताती हूँ नोट्स के लिए, आप बोलते रहते हो ना, ये एनसीईआरटीज हैं। ठीक है, ये क्या है, एनसीईआरटीज है। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से समझो। ठीक है, उसके तुरंत बाद जो आप पहला रिवीजन करोगे, वो इन्हीं स्लाइड से करो। ठीक है, क्या करोगे आप, इन्हीं स्लाइड से रिवाइज करोगे। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको चीजें आप याद कर पाओगे कि मैम ने क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है, जो जो चीजें आपको समझ आ रही हैं वहीं पे रहने दो। जो जो पॉइंट ऐसे हैं कि आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, या फिर कोई एक बड़ी परिभाषा है जिसको आप एक लाइन में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो वो शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, क्योंकि होता ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो कंसेप्ट पढ़ना है तो डिटेल नोट्स चाहिए, लेकिन जब एग्जाम आने वाला होता है, लास्ट मोमेंट होता है, उस टाइम पे जो हमारे शॉर्ट नोट्स है वो काम आते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स एकदम से मत बनाओ, पहले जो ज्यादा डिटेल नोट्स हैं उनको रिवाइज करो और फिर खुद एनालाइज करके फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, तो विशेषताएं देख रहे थे हम क्या क्या, कि वहां पे खरीदार होना चाहिए, विक्रेता होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, है ना। और मूल्य भी कौन सा मूल्य होना चाहिए, वो मूल्य जिस पर जो खरीदार है वो खरीदने के लिए उस वस्तु को तैयार हो जाए, और जो विक्रेता है यानी कि जो बेच रहा है, जो सेलर है, वो भी उसी मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाए। मतलब दोनों खुश होने चाहिए। या ना तो जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हो कि जो उपभोक्ता है वो मना कर दे कि मैं इतनी महंगी चीज़ नहीं खरीदूंगा, ना ही इतनी कम कीमत हो कि जो विक्रेता है वो बेचने के लिए अपनी वस्तु को तैयार ना हो। ठीक है, तो मूल्य ऐसा हो जहां पर खरीदार, वह राशि जो खरीदार देने के तैयार हो जाए और विक्रेता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो मोल भाव करके निर्धारित होती है वो मूल्य। उसके बाद ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन होता है। खरीदार विक्रेता हो गए, मूल्य हो गए, अब क्या होगा, सहमति से तय मूल्य पर क्या हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था कि क्या कार्य प्रणाली है बाजार की, जिसमें हमने जाना था कि जो बाजार है वो क्या करता है, व्यक्तियां, जो व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूरी पूर्ति करता है। अब बात करोगे कि व्यवसायों को क्या जरूरत पड़ गई, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है वहां पे भी तो कुछ साधन का इस्तेमाल हो रहा होगा, कुछ जो कच्चा माल है उसका इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो भी उस कच्चे माल को लेने के लिए बाजार ही जा रहा होगा, है ना। तो मार्केट की सबको जरूरत है, परिवार को भी, हर व्यक्ति को, और जो व्यवसाय कर रहे हैं वहां पे भी उनको वस्तुएं खरीदनी होती हैं। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल लिया गया था कि अमरूद के लिए क्रेता विक्रेता उनके आपस में बातचीत हो रही थी। क्या बातचीत हो रही थी कि एक संतुलन मूल्य पर वो आने के लिए आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या मूल्य सही रहेगा। एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद बात हुई थी कि जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है, मूल्य का निर्धारण
कैसे होता है? तो खरीदार जो है, विक्रेता जो है, उनकी परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। जो हमने एक प्रॉपर एग्जांपल लिया था कि एक अमरूद वाला था, वो पहले ज़्यादा कीमत रख रहा था, तो कोई नहीं खरीद रहा था, उसका स्टॉक बच रहा था। फिर उसने बहुत कम कीमत कर दी, तो उसका सारा सामान बहुत जल्दी से बेच दिया उसने। तो उसने सोचा कि थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा दे। फिर एक मीडियम प्राइस उसने रखा, कीमत रखी कि उसपे वो भी खुश हो गया कि उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और जो उपभोक्ता है वो भी खुश है कि बहुत ज़्यादा महँगा अमरूद नहीं है, है ना? ये पूरा एक हमने चैन पढ़ी थी। तो उसी से क्या होता है, कीमतें जो हैं वो निर्धारित होती हैं। अब माँग क्या होती है? माँग वह मात्रा है जो उपभोक्ता किसी मूल्य या फिर मूल्य और समय पर खरीदने के लिए इच्छुक है और सक्षम है। इच्छुक है और सक्षम है। अगर सक्षम नहीं होगा तो वो सिर्फ़ एक इच्छा रह जाएगी, है ना? ओके। उसके बाद सप्लाई क्या है? आपूर्ति, यानी कि वह मात्रा जो विक्रेता किसी मूल्य या समय पर बेचने के लिए इच्छुक भी है और सक्षम भी है। ठीक है? तो ये हमने देखा था। ये वो चेन था जो मैं बता रही थी कि पहले 80 केजी यानी कि अ, 80 रुपए किलो वो अमरूद दे रहा था, बहुत ऊँची कीमत थी, खरीदार कम थे विक्रेता के पास, बिना बिका जो स्टॉक था वो बच गया था। फिर उसने क्या करा, बहुत कम कीमत कर दी, ठीक है? यहाँ पे जो उपभोक्ता हैं वो नहीं खरीदेंगे कि इतना महँगा है, हम लोग नहीं खरीदने वाले, और यहाँ इतने कम पे वो बेच तो देगा लेकिन उसको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, है ना? उसको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। माँग तो बहुत ज़्यादा थी, सारा जो स्टॉक था वो बहुत जल्दी बेच दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा था वो, थोड़ी-सी कीमतों को बढ़ा देगा, है ना? फिर 40 जो रुपए थे वो एक ऐसी ऐसी कीमत थी जहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि संतुलन कीमत। हमारी क्या हो गई ये, संतुलन कीमत। ये जनरली हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, वो मोल-भाव करते हैं कि ज़्यादा महँगा है, 5-10 रुपए कम कराते हैं। मतलब देखते हो ना कि अगर वो कहेगा कि नहीं भाई इतना महँगा ही देना है मुझे, तो कोई भी एक्स एंड वाई वस्तु है, तो कभी-कभी छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं इतना महँगा तो नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है अ, कहीं-कहीं एरिया वाइज़, मतलब अगर हम विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पे सब्जियाँ सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम शहर में रह रहे हैं। सेम सब्जी होगी लेकिन शहर में उसको बहुत ज़्यादा कीमत पे देंगे। तो अगर हम गाँव के और एक दिन शहर चले जाएँ, वहाँ कीमतें देखें सब्जियों की, हम खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि नहीं हम लोग नहीं खरीदने वाले इतना, है ना? थोड़ा मोल-भाव करेंगे, थोड़ा कम कीमत, संतुलन कीमत अगर बनेगी, जहाँ पे मैं भी तैयार हो जाऊँ उस वस्तु को खरीदने के लिए और जो बेच रहा है उस वस्तु को वो भी एग्री कर जाए कि चलो ठीक है ले लो। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संतुलन कीमत हो जाएगी। इसके बाद क्या सीख थी यहाँ से, जो विक्रेता मात्रा है यानी कि आपूर्ति, जिसको हम बोलेंगे सप्लाई, को समायोजित करने के लिए खरीदार की ज़रूरतों का आकलन करते हैं। समय के साथ बाजार की शक्तियाँ बिल्कुल सही कीमतें निर्धारित करती हैं। यानी कि जो सेलर्स हैं वो क्या आकलन करते हैं, किसका? जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, उनकी ज़रूरतों का, ठीक है? और एडजस्ट करते हैं अपनी सप्लाई को। ओवर टाइम मार्केट फोर्स सेट जस्ट राइट प्राइस, ठीक है? अगर मान के चलो आप कोई ऐसी वस्तु को सेल कर रहे हो कि अपने आस-पास में आप अकेले ही विक्रेता हो उस चीज़ के, ठीक है? कोई भी मान के चलो एक्स वस्तु है कोई, और आप अकेले ही विक्रेता हो उस वस्तु के, और आपको पता है कि इस चीज़ की अभी फ़िलहाल में सबको बहुत ज़रूरत है ना? सबको बहुत ज़रूरत है और दूसरा कोई विक्रेता वहाँ पे नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो विक्रेता होगा थोड़ी कीमतों को बढ़ा सकता है ना? थोड़ी कीमतों को बढ़ा सकता है। और अगर उसको लगेगा कि हर दूसरी दुकान पे वो एक्स एंड वाई वस्तु जो भी है अवेलेबल है, और वो अगर कोशिश करेगा ज़्यादा रुपए में बेचने की, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर दूसरा उसको कम कीमत पे बेच रहा है तो जो खरीदार होगा वो वहाँ पर चला जाएगा, है ना? जो सिचुएशंस होती हैं वो भी वो भी क्या एक रोल प्ले करती हैं कीमतों को डिसाइड करने में। तो जैसे यहाँ पे बोला है ना, जो सेलर है वो क्या कर रहा है, जो खरीदार है उसकी ज़रूरतों का आकलन कर रहा है कि इसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या ये और कहीं से खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। कभी-कभी होता है ना कि कोई-कोई वस्तु हमें बहुत ज़्यादा महँगी मिल रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है उस चीज़ की तो हम खरीद लेंगे। तो कभी-कभी हम बोल के भी आते हैं कि आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो कि अगर हमें अर्जेंट में ये वस्तु चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा कीमत पर दे रहे हो। है ना? जैसे कभी अभी हम एग्ज़ाम सेंटर, आपने देखा होगा कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बहुत सारे, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप देखोगे वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे बाहर
जो फ़ोटोकॉपी कर रहे होंगे या जो प्रिंट आउट निकाल रहे होंगे, वो एकदम से अपने जो प्राइस है उसको हाइक कर देंगे कि प्रिंट आउट हम 20 रुपए का 1 पेज निकालेंगे, जबकि 5 रुपए का निकलता होगा हमारे घर के आस-पास। लेकिन वो क्या करेंगे उस टाइम पे उनको पता चल जाएगा कि इनको अभी ज़रूरत है, ये 50 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाएँगे क्योंकि इनको एग्ज़ाम देने जाना है ना? तो ऐसे भी कीमतें थोड़ी फ्लक्चुएट करती हैं। और फिर हमारी मजबूरी भी है कि हमें पेपर देने जाना है, जल्दी से एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, तो हम तैयार भी हो जाएँगे 50 रुपए देने के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सेलर है वो एक्सेस करता है बायर की नीड। ये मैंने एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बताई थी, बट इन जनरल भी जो विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, जो खरीदार हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ऐसी कीमतें डिसाइड करते हैं कि वो भी खरीदने के लिए तैयार हो जाए और जो विक्रेता है वो भी बेचने के लिए। ठीक है? इसके बाद कुछ सिचुएशंस हमें बताई थी कि जो साप्ताहिक मंडियाँ हैं वहाँ पे रात में क्या सब्जियाँ सस्ती हो जाती हैं। रीज़न क्या है? मान के चलो अगर उन्होंने अभी सस्ती बेच दी तो कम से कम जितने की खरीदी होगी सब्जी वो पैसा तो वो वसूल लेंगे। और अगर वो अपनी ईगो में रहे कि नहीं हमें तो महँगी ही बेचनी है सब्जी, तो कोई नहीं खरीदेगा। सुबह तक सारी सब्जी खराब हो जाएगी और जो उसकी लागत थी उस सब्जी को खरीदने की, वो भी उसको नहीं मिलनी, है ना? तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो साप्ताहिक मंडियाँ होती हैं वहाँ पे रात में समय जो है सब्जियाँ सस्ती होती हैं, ताकि जल्दी खराब होने वाला जो सामान है, उसके स्टॉक को क्या किया जा सके, हम खत्म कर सकें, है ना? ओके। उसके बाद जब सीज़न एंड होने वाला है तो डिस्काउंट मिल जाता है हमें वूलन क्लॉथ्स पे। क्या है? डिस्काउंट मिल रहा है वूलन क्लॉथ्स पे कब? जब विंटर्स खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें क्या करना है, जो उनका स्टॉक है उसको कम करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब सीज़न एंड होने वाला है तो जो माँग है, डिमांड है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। डिमांड जो है वो कम हो गई है। अगर किसी वस्तु की माँग कम होती है, जब हम कम और ज़्यादा बोलते हैं कि माँग कम है या जो आपूर्ति है वो कम है या माँग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, हम इनकी आपस में तुलना कर रहे हैं। हम इनकी जो कम-ज़्यादा हम बता रहे हैं, हम एक-दूसरे की तुलना में बता रहे हैं कि अगर माँग हमारी कम है किसकी तुलना में? सप्लाई की तुलना में, यानी आपूर्ति की तुलना में, तो कीमतें क्या होती हैं? कीमतें जनरली गिर जाती हैं। ठीक है? माँग कम है और अगर माँग ज़्यादा है अगर माँग ज़्यादा है, किसकी तुलना में? इन दोनों की आपस में तुलना हो रही है। माँग ज़्यादा है किसकी तुलना में? जो आपूर्ति है, उसकी तुलना में। तो जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं, है ना? इसके बाद क्यों हमें हेल्प करेगी ये चीज़ें? तो मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन पर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। देखेंगे हम, जब हम अपना थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन किस टाइप की होती है ना? इन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन क्या है? स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है ना? और क्या-क्या देखते हैं हम? के बाद कोर इन्फ्लेशन क्या है? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद ये करना है, ठीक है? थोड़ा जल्दी-जल्दी से करते हैं। उसके बाद हमने मार्केट के टाइप देखे थे, फिज़िकल देखा था, ऑनलाइन देखा था, है ना? इसको भी हमने डिटेल में जाना था। उसके बाद हमने देखा था इनके फ़ायदे और नुकसान हमने देख लिए थे, ठीक है? कि क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन के और क्या नुकसान है इसके। इसके बाद हम आए थे किस पर? जो हमारी मार्केट है वो क्या हो सकती है? घरेलू भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा था घरेलू में कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस होगी, जो भी लेन-देन हमारा होगा, वो एक देश की देश की सीमा के भीतर होने वाला लेन-देन है, ठीक है? उसके बाद वहीं पर जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार व्यापार। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो घरेलू वस्तुएँ हैं, हमारी घरेलू वस्तुएँ हैं और मुद्रास्फीति, है ना? मुद्रास्फीति हम बोलते हैं इन्फ्लेशन को। इसके बाद घरेलू वस्तुओं की विदेशों में बिक्री अगर हो रही है, यानी कि हमारे यहाँ की वस्तुएँ हैं और उनके खरीदार कौन हैं? बाहर के देश के लोग हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे फिर उनको निर्यात करेंगे। आयात विदेशी वस्तुएँ हैं और माँग कहाँ पर? खरीदार कौन है? हम लोग हैं, ठीक है? हमारे देश के लोग अगर बाहर की बनी वस्तुएँ, जो विदेशी वस्तुएँ हैं, उनकी माँग कर रहे हैं, उनकी खरीदारी कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इम्पोर्ट होगा, वो वस्तुओं का आयात हमारे देश में होगा, ठीक है? उसके बाद ये हमने सारी चीज़ें देख ली थी। इनका लिंक कहाँ से था? जब हम डोमेस्टिक मार्केट यानी कि घरेलू बाज़ार या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसकी बात कर रहे हैं,
तो ये किससे रिलेटेड थे? हमारा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब हम एडवांस में पढ़ेंगे चीज़ों को, हम व्यापार संतुलन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे, भारत की निर्यात आयात नीतियों के बारे में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये उसका बेस है यहाँ पे। इसके बाद ये हमारा टॉपिक था, यहाँ से हमने छोड़ा था, तो इसको थोड़ा आप ढंग से कर लेते हैं, है ना? हमने यहाँ से अपना जो लास्ट क्लास थी वो देखी थी। यहाँ पे हम जान रहे थे, अभी जब मैंने बात करी थी फर्स्ट स्लाइड में, कि उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का, उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का, और उसका क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं। वहां तक चीजें पहुंचने में जो बाजार है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मान के चलो ये कोई फैक्ट्री है, ये कोई शू की फैक्ट्री है, और ये कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री से सीधे जो जूते हैं वो इन लोगों के पास पहुंचाए जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल तनवीर, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बेस अपना अच्छे से बना के चल रहे हैं, और फिर इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमारे जो डिटेल टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उनको अच्छे से पढ़ें, है ना? हाँ। दर्शिका, इस आपको थोड़ा इसलिए लग रहा होगा कि मैं थोड़ा टाइम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो टॉपिक था ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था, है ना? इसलिए भी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है वो, वरना फिर सेम ही क्लास रहेगी, जो पहली क्लास थी सेम वैसी ही क्लास हो जाएगी, है ना? तो क्योंकि पहली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आराम आराम से पढ़ा था। अब हम जो आगे का ये हमारा सिलेबस है, ये हम आराम से कर रहे हैं ना। आपको इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं करा चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही थी कि हमने ये चीजें पढ़ी थी। ओके, चलिए। तो अगर कोई फैक्ट्री है, शू की फैक्ट्री है, जूते बनते हैं यहाँ पे, सीधा जूते हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए उसके लिए क्या है? एक सप्लाई चेन है। क्या है? एक सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में क्या आएगा? पहले आएंगे होलसेलर्स। होलसेलर को क्या बोलते हैं? थोक, ठीक है। यानी कि होलसेलर्स आएंगे। जो होलसेलर्स होंगे, जो ये फैक्ट्री होगी, ठीक है, जो ये फैक्ट्री होगी, ये जो भी जूते बनाएगी, ये किसको बेचेगी? ये किसको बेचेगी? ये जो होलसेलर्स हैं उनको देंगे। यानी कि जो हमारा थोक बाजार होगा, वहां पर फैक्ट्री जो भी वस्तुएं हैं उनको बहुत बड़ी अमाउंट में आ, बेचा जाएगा होलसेलर्स को। जो होलसेलर्स होंगे, अब ये क्या करेंगे? ये जो खुदरा बाजार हैं, जो हमारे खुदरा बाजार हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स बोलते हैं। रिटेलर्स हम बोलते हैं। बिल्कुल, आप इकोनॉमिक्स का ऑप्शन ले सकते हो, और स्कोरिंग भी है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? जो होलसेलर्स थे, यानी कि जो थोक बाजार था, वहां पे वस्तुएं आई हैं कहाँ से? सीधा सीधा फैक्ट्री से वस्तुएं आई हैं। और होलसेलर किसको बेच रहा है? रीसेल कर रहा है ना? होलसेलर यहाँ से खरीद के वस्तुओं को कहाँ पर बेच रहा है? जो भी हमारा खुदरा बाजार है वहां पर, ठीक है। जो ये खुदरा बाजार है, ये किसको पहुंचाएंगे? ये पहुंचाएंगे हम लोगों को, जो हम उपभोक्ता हैं, हमारे पास तक तब ये शू आएंगे, ठीक है। जैसे हम जाते हैं ना, आसपास की जो शॉप होंगी, वहां पे जाके जूते खरीदते हैं, वहां पे कहाँ से आए हैं? वहां पे आए हैं थोक बाजार से, उनके पास आई हैं, कहते हैं ना थोक में लेके आए हैं हम तो। उसके बाद इनके पास कहाँ से आई? ये सीधा जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे वो बनाए जा रहे हैं, वहां से ये इन वस्तुओं को ले रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं थोक बाजार की, तो यहाँ पे बोला जाता है जो उत्पादक हैं, या जो निर्माता निर्माता है ना, जो उनका निर्माण कर रहे हैं, जो वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, से थोक में खरीदते हैं। यानी कि जो थोक बाजार है वो क्या करेगा? उत्पादकों से, निर्माताओं से क्या करेगा? थोक में उन वस्तुओं को खरीदेगा। उसके बाद गोदाम जो है गोदाम जो है वहां पर इनको रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं पेरिशेबल, यानी कि जो खराब होने योग्य होती हैं, कि जल्दी खराब हो सकती हैं, उनके लिए वो किसका निर्माण करते हैं? शीत भंडार का, है ना, यानी कि कोल्ड स्टोरेज का। तो उन वस्तुओं को वहां पे रख लेंगे। मान के चलो अगर खाने पीने की चीजें हैं, तो वो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। उसके बाद जैसे उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, मंडियों में अनाज, है ना, मंडियों में क्या है? अनाज है। उसके बाद दिल्ली में खारी बावली में क्या है? मसाले। तो ये थोक बाजार हैं किन किन चीजों के? मंडियों में अनाज रहता है। उसके बाद ये जो प्लेस दिया है, यहाँ पे मसालों का बल्क में रखा जाता है, ठीक है।
इसके बाद बात आती है रिटेल, यानी कि हम बात कर रहे हैं खुदरा की। यहाँ पे क्या होता है, जो अंतिम उपभोक्ता है यानी कि हम लोग, हम जिस भी वस्तु का क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, हमको क्या होता है, छोटी मात्रा में बिक्री, अंतिम उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में बिक्री। उदाहरण क्या है, जैसे किराना स्टोर, सेलो, मॉल, ठीक है। ये क्या है, किसका उदाहरण है, ये खुदरा का। जो थोक बाजार होगा या जो होलसेलर्स होंगे, ये बहुत बल्क में, बल्क मतलब बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में वस्तुओं को खरीदते हैं, है ना। और ये खुदरा वाले जो हैं थोड़ी कम अमाउंट में खरीदते हैं और सीधा हम तक जो चीजें हैं उनको पहुंचाते हैं। अभी पढ़ेंगे अर्जुन, आगे हम जा रहे हैं वहीं पे। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने जाना आपूर्ति श्रृंखला का प्रवाह, यानी कि इनपुट्स लिए, इनपुट्स यानी कि जो भी आप वस्तु बना रहे हो उसके लिए जिन भी साधनों की या कारकों का जरूरत पड़ती है, वो क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। किसने मदद ली है इनकी, प्रोड्यूसर्स ने और मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादक और निर्माताओं ने। फिर क्या करा है उन्होंने, किसको बेच दिया वो चीजें, थोक विक्रेता को बेच दिया। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ऐसा भी जो चेन है उसको और स्मूथ करने के लिए, जो हमारी सप्लाई चेन है यानी कि जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है, उसको और स्मूथ बनाने के लिए जो होलसेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि जो वितरक हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं वो, कि ये वितरक क्या करेंगे, ये सीधा, अब देखो आप, जो होलसेलर है ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा से ज्यादा मान के चलो कि 10 रिटेलर्स के पास जा रहा है, वहीं पे ये ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो थोक विक्रेता है, जो थोक विक्रेता है वो 10 वितरक जो हैं उनको अपनी वस्तुएं दे, और जो 10 वितरक हैं, जो 10 वितरक हैं वो आगे जाके 50 जो रिटेलर्स हैं या जो खुदरा बाजार हैं वहां पर जाके वस्तुएं प्रोवाइड कराए। तो ये डिपेंड करता है वस्तुओं पर, ये डिपेंड करेगा कि क्या वस्तु है जिसका वितरण हो रहा है, जिसका उत्पादन हम कर रहे हैं, और वो कितना इजीली अवेलेबल है मार्केट में, है ना। अगर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अगर ऐसा है कि बहुत जल्दी जो चीज़ों का उत्पादन हुआ है, बहुत जल्दी से हमको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो जो हमारा सप्लाई चेन है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, और स्मूथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली क्या है, वैसे तो प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये चीजें हम देखते हैं, बट और स्मूथ करने के लिए, या फिर मान के चलो अगर बहुत ही बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है या बहुत बड़ी अमाउंट है वस्तुओं की, तो हम किसकी मदद ले सकते हैं, हम वितरक जो हैं उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। वितरक क्या करेगा, खुदरा विक्रेताओं को वस्तुएं देगा, और जो उपभोक्ता है वो उनका कंजम्पशन करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या चीजें देखोगे कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने वस्तु खरीदी है वो दोबारा बेचने के लिए खरीदी है ना। जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, कॉन्ज्यूमर, कॉन्ज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता जो उस वस्तु को कंज्यूम करेगा। अगर कुछ खाने की चीज है तो उसको खाएगा, कपड़ा खरीदा तो उसको पहनेगा। बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहे हैं। जो मॉल्स है वो रिटेल का पार्ट है, ठीक है, वो रिटेल का पार्ट है। होलसेल, अगर तुम वर्ड आपके माइंड में आ रहा है ना, अगर थोक अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो आप मान के चलो, अगर आप शर्ट की बात कर रहे हो तो आप वहां घुसोगे तो आपको शर्ट ही दिखाई देंगी, सिर्फ शर्ट दिखाई देंगी बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है। हम मॉल में जाते हैं, हमें हर तरीके की चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, ओके। तो वो हमारा रिटेल का पार्ट है। उसके बाद होलसेलर का रोल क्या करेगा, वही बताया, थोक में खरीदेगा चीजों को, उनका भंडारण करेगा यानी कि उनको स्टोर करेगा। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं, यानी अच्छा, कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल, पेरिशेबल को बोलते हैं नाशवान, मतलब जो चीजें हैं जो जल्दी से खराब हो सकती है उनको वो क्या करेगा, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। उसके बाद किसको सप्लाई करी जाएगी, खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति कराई जाएगी, और खुदरा जो विक्रेता है वो हम लोगों तक चीजों को पहुंचाएंगे। इसके बाद जो भी हम देख रहे थे वितरक की भूमिका, तो ये और क्या कर रहा है, ब्रिज, यानी कि जो दूरी थी होलसेलर के बीच में और यानी कि खुदरा थोक के बीच में जो भी दूरी थी उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। अभी मैंने बताया था ना कि और स्मूथ करने के लिए, सप्लाई चेन को और अच्छा बनाने के लिए, या चीज़ों का जल्दी से, तो कितना जल्दी चीज़ें फैक्ट्री से हम लोगों तक पहुंच जाए उसको और जल्दी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी एक रोल प्ले करते हैं। वो क्या करेंगे, दूरस्थ क्षेत्रों में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के बीच सेतु का काम करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। उसके बाद बात आती है एग्रीगेटर।
एग्रीगेटर क्या है? जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। अमेज़न खुद नहीं बनाता है जो भी चीज़ें हम वहाँ से खरीदते हैं, उसका काम क्या है? जो भी निर्माता होंगे या जो उत्पादककर्ता होंगे, वहाँ से चीज़ों को लेंगे, अपने पास रखेंगे उनको और वहाँ से सीधा हम लोगों तक पहुँचाएँगे, ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं? एग्रीगेटर बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कंबाइन करेंगे यानी कि कई विक्रेताओं के प्रस्तावों को मिलाकर पैकेजिंग और उनकी क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, सूरत टेक्सटाइल मार्केट का एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है? जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे बताया गया था कि जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट है, क्या है? ये एशिया की सबसे पुरानी है एक तो और दूसरा क्या है? गुजरात का प्रमुख बाज़ार भी है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग रॉ कॉटन यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों से क्या करते हैं? कच्चा कपास लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, बुनाई या रंगाई और उसको क्या करते हैं? फिर उसकी थोक बिक्री करते हैं। थोक बिक्री करके खुदरा विक्रेताओं तक पहुँचाते हैं और जो खुदरा विक्रेता है, वो क्या है? घरेलू भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। अगर आपका ऑप्शनल है तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, 12th तक की इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बियॉन्ड भी जो ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स के आपके सब्जेक्ट हैं, वो आपको कवर करने पड़ेंगे, है ना? इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जो लोग ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं यूपीएससी में, तो मैं बुक्स रिकमेंड कर दूँगी, कौन-कौन सी बुक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ना? उसके बाद ये हमने देख लिया जो उदाहरण दिया गया था एनसीईआरटी में। फिर एक और क्या बोला गया है डायमंड हब के यानी कि साथ ही हीरा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 15 लाख कारीगर हैं, बंदरगाहों और सड़कों के माध्यम से क्या करते हैं 16वीं शताब्दी में व्यापार होता था। ये एग्जाम्पल दिए हुए थे कहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है? उसके बाद बात आती है कि जो मार्केट है, जो बाजार हैं, उनकी क्या भूमिका है हमारी जिंदगी में, ठीक है? लोगों के जीवन में बाजारों की क्या भूमिका है? तो पहली सिंपल सी चीज़ है कि लेन-देन को सुगम बनाते हैं। लेन-देन को क्या बनाते हैं? सुगम बनाते हैं। अब हम लोग सीधा फैक्ट्रीज़ में जाके चीज़ें नहीं खरीदेंगे, है ना? ऐसे अगर होने लग जाए तो हर वस्तु की फैक्ट्री किसी अलग-अलग स्टेट में भी होती है, तो कहाँ से हम जाके वस्तुओं को खरीदेंगे? तो पहला क्या है? ये लेन-देन को सुगम बनाता है। उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है जिनका स्वयं उत्पादन नहीं होता है। जिन चीज़ों का हम उत्पादन खुद से नहीं कर सकते हैं, बाज़ार की मदद से हम उन वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? लेन-देन कर सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए क्या बोला है? किसानों को गेहूँ के लिए बाज़ार की आवश्यकता होती है। किसानों को गेहूँ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बाज़ार की। बाज़ार नहीं होंगे तो किसान कैसे जो भी उनकी उपज है कुछ अपने लिए रखेगी, अपने कंज़म्पशन के लिए, कुछ उसको बेचना होता है। अगर बाज़ार नहीं होंगे तो वो कहाँ बेच पाएगी? उसके बाद और अगर वो किसान लोग बाज़ार में नहीं बेच पाएँगे तो जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो खेती नहीं करते, वहाँ तक कैसे वो चीज़ें पहुँचेंगी, है ना? और एग्ज़ाम्पल था सूरत के बुनकरों को कपास के लिए, ठीक है? तो पहली चीज़ हमारी लाइफ़ में जो भूमिका निभाते हैं बाज़ार वो क्या है? आर्थिक भूमिका। क्या है? आर्थिक भूमिका। हमें क्या चीज़ें लेन-देन जो है वो ईज़ी हो गया है किसकी मदद से? बाज़ारों की मदद से। उसके बाद कुछ है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ क्या-क्या हो सकते हैं? बाज़ार जो है यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो खुदरा बाज़ार में लोग काम कर रहे हैं, वो क्या हमने अभी किस-किस की बात करी थी? हमने बात करी थी होलसेलर की यानी कि थोक विक्रेता और जो खुदरा विक्रेता हैं उनकी। वो क्या और भूमिका निभाते हैं? सामाजिक लाभ होता है क्या? जो थोक विक्रेता होंगे उनको पता होगा कि उनके पास जो माल है या जो वस्तु है, वो कितनी जल्दी से जो खुदरा विक्रेता हैं उनके पास जा रही हैं और खुदरा विक्रेता को पता होगा कि जो एक्चुअल में जो ग्रास रूट लेवल पर यानी कि जो हमारा एक्चुअल फील्ड है, वहाँ पर हम लोग कितना उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अगर मान के चलो हम लोग किसी एक्स वाई कोई वस्तु है, अगर हम लोग उन्हें खरीदेंगे ही नहीं, तो जो खुदरा विक्रेता होगा, वो कम वस्तुएँ खरीदेगा किससे? थोक विक्रेता से। ठीक है? वहाँ से वो चीज़ें कम खरीदेगा, जो थोक विक्रेता होगा, वो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादक या फिर जो हम बोल रहे थे निर्माता जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे वो क्या सिग्नल देगा कि बाज़ार में कम माँग है इस वस्तु की। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, जो उत्पादक हैं, उनको क्या मिलता है? संकेत मिलता है। किसकी मदद से? जो हमारा थोक बाज़ार है, जो खुदरा बाज़ार है, उनकी मदद से। उदाहरण के लिए
डिमांड फॉर एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर लीड्स टू प्रोडक्शन। अगर मान के चलो जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग, हमें पता है कि अगर हम लो क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, बहुत बिल ज़्यादा आएगा। तो हमारी अब डिमांड हो जाएगी कि हमें हमें अच्छे स्टार वाला एक रेफ्रिजरेटर चाहिए जिससे हमारी बिजली का बिल कम आए। हमारी चीज़ों को हम कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? रिटेलर्स तक। रिटेलर इस संदेश को कहाँ पहुँचाएगा? थोक विक्रेता तक पहुँचाएगा, और वो उस संदेश को कहाँ तक पहुँचाएगा? जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वहाँ तक। ठीक है? फिर जो हमारा उत्पादक होगा वो उन चीज़ों को क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, और जब नेक्स्ट टाइम रेफ्रिजरेटर बनाएगा तो उसमें उन क्वालिटी को ऐड करेगा। ठीक है? हो सकता है कि कोई शर्ट आई, शर्ट बहुत अच्छी थी बट कलर जो एक एक ही कलर की वो बनाई गई थी, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो संकेत ऊपर पहुँचाया जाएगा कि अगर शर्ट इस कलर की है, वाइट कलर की है, तो लोग इसको कम पसंद कर रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो नेक्स्ट टाइम से कलर उसका चेंज करेगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये किसमें मदद कर रहे हैं? उत्पादकों को संकेत देने में मदद करते हैं। इसके बाद संबंधों का निर्माण करता है, कैसे? फैमिली ग्रोसर अकाउंट्स, ट्रस्टेड ट्रेलर्स, ज्वेलर्स अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है? मेन जो काम है वो ये है, मेन जो काम है वो ये है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो उस वस्तु का निर्माण कर रहा है फैक्ट्री में, वो सीधा एक एक पर्सन से उनका फीडबैक नहीं लेगा। तो हमारे फीडबैक कहाँ जाते हैं? खुदरा विक्रेता तक। खुदरा विक्रेता कहाँ पे पहुँचाएगा? जो हमारा थोक विक्रेता होगा वहां तक, कि किस वस्तु की मांग ज़्यादा है, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की, कौन सी फ्लेवर की, ये सब चीज़ें। अभिषेक, डेली सेशन होता है 8 से 10। 8 से 10 आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो, है ना। डेली होता है। आई थिंक सैटरडे का मेरे को नहीं पता, संडे में नहीं कर सकते हो आप, बट फ्राइडे तक तो है। उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिया गया था। यहाँ पे क्या बताया? ईमा किथल मणिपुर की ये कोई जगह है जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? खुद ही संचालित करती हैं किसको? बाजार को। खुद ही संचालित करती हैं बाजार को। इसमें क्या है? जो स्थानीय उत्पाद, जो भी उस एरिया में जो भी उत्पाद हो रहा है, जिस भी वस्तु का उत्पाद हो रहा है, वो उसको उसी बाजार में क्या करते हैं? बेचते हैं। समुदायों का मिलन स्थल है, रोजगार प्रदान करता है। ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल है ये कि वहाँ पे जो भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वो आपस में ही उसको बेच रहे हैं, उससे उनको रोजगार भी मिल रहा है। जिस चीज़ का वो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेच के वो अपना अर्न भी कर पा रहे हैं। ठीक है? अर्चित, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। उसके बाद कुछ चुनौतियां भी है। अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं, अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए पहले से बाजार तैयार है, हम वस्तुओं का ले जाके बाजार में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका बाजार अभी मतलब जो भौतिक स्थल है वो नहीं पॉसिबल है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया था, कोई पर्सन था, वो क्या था? आर्टिशियन था, आर्ट वर्क करता था। लेकिन अब उसको ऐसा डर था कि जो उसका आर्ट वर्क है अगर वो बाजार में लेके जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो उसको क्या सजेस्ट करा कि अगर वो ऑनलाइन अपने वर्क को दिखाए, अपने वर्क को एडवर्टाइज करे, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसको मार्केट प्रोवाइड कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या था? तैयार बाजारों के बिना उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट्स विदाउट रेडी मार्केट। अगर कोई बाजार नहीं है, तैयार बाजार नहीं है किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, तो उसके लिए चुनौती होती है कि कैसे वो अपनी वस्तु को बेच सकता है। जैसे क्या है यहाँ पे? कलाकृतियां हैं तो विक्रेताओं को प्रभावित करते हैं। समाधान क्या है इसका? समाधान है इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसने इतना मतलब ईज दे दिया है लोगों को कि हम कोई भी काम करें, अपने काम को दिखा सकते हैं सीधा किसी भी प्लेटफॉर्म पर। अगर हमारा काम सच्ची में अच्छा है, जो भी हम अ, कुछ भी आर्ट वर्क कर रहे हैं या किसी भी तरीके का, अगर वो अच्छा है तो हमें वहाँ पे हेल्प मिलेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बहुत सारे लोग देखोगे कि पहले जो लेडीज होती थी, जो वुमेन होती थी हमारे घर की, सिलाई कर रही हैं घर पे ही। जो गांव के आसपास के लोग हैं वो अपने कपड़े सिलवाने आ रहे हैं। लेकिन अभी आप उस काम को अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाओगे, अगर जेन्युइनली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कहाँ कहाँ से आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद
क्या हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंस है इन टॉपिक का जो हमने पढ़ी है चीज़ें, सोशल वेलफेयर का, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था ना हमने, ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जगह है मणिपुर की, यहाँ पे वोमेन रन मार्केट है, तो पूरे बाजार में आपको सिर्फ वोमेन ही मिलेंगी। ये चीज़ें आप अपने एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हो जब आप आंसर राइटिंग करोगे वहाँ पे भी, ठीक है। वोमेन रन मार्केट है पूरा, ये क्या करते हैं, जो उनके लोकल प्रोड्यूस हैं, जो जिस भी चीज़ का उत्पादन उनके वहाँ पे हो रहा है, उन चीज़ों को बेचते हैं, तो इससे इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार सृजन, कल्चरल इकोनॉमी, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था से क्या है, जुड़ा है। इसके बाद अब आता है सरकार का रोल, ठीक है। बाजार में चीजें चल रही हैं, वस्तु का लेन देन हो रहा है, थोक विक्रेता भी हैं, खुदरा विक्रेता भी है, वस्तुओं को घरेलू बाजार भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है। हम भौतिक स्थान पर भी वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं, ऑनलाइन भी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सरकार का रोल आता है कुछ, यानी कि जो हमारी सरकार है, इनकी भूमिका होती है बाजार में। क्या क्या भूमिका है ये हम एक बार देख लेते हैं। पहला है रेगुलेशन, जो सरकार है क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या रेगुलेट करती है, वो देखती है डिमांड और सप्लाई इंटरेक्शन फॉर फेयर प्राइसिंग। वो क्या देखेगी, जो कीमतें हैं, जो वस्तुओं की कीमतें हैं, क्या वो सही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करे जा रहे हैं उनसे, या ऐसा तो नहीं है जो किसान हैं अपनी उपज को बेच रहे हैं, वो कम दाम में बहुत ही कम दाम में बेच पा रहे हैं कि उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है खेती करने का, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, सरकार ध्यान रखती है। वो देखती है कि जो कीमतें हैं, क्या वो डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म से ही निर्धारित हो रही हैं या नहीं, है ना। उसके बाद मूल्य पर नियंत्रण, यानी कि मूल्य पर नियंत्रण भी सरकार रखती है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। आपने जब आप वस्तुएं खरीदते हो, आप उन पे प्राइस टैग देखते होगे, वहां पे एमआरपी लिखा होता होगा। एमआरपी, एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। इस एमआरपी से इस एमआरपी से ज्यादा इस एमआरपी से ज्यादा कीमतें नहीं वसूल सकता है कोई भी विक्रेता, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य है। अगर इससे ज्यादा कोई आपसे कीमतें वसूल रहा है, आप उसको बोल सकते हो कि इस पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मान के चलो कोई चॉकलेट लेके आए हो कि 20 है, तो आपको 20 ही देने हैं, इससे कम हो सकते हैं। इससे जो कीमतें हैं वो नीलम, आप क्या कमेंट कर रहे हो, एक बार फिर से कर दो। नीलम एक बार फिर से कमेंट कर दो, देखा नहीं मैंने। जब मैं पढ़ाती हूँ तो थोड़ा कम ध्यान जाता है कमेंट्स की तरफ, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कमेंट्स आपने क्लास पहले ली होगी नीलम। अगर पहली क्लास नहीं ली है तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम एनसीईआरटीज हैं जो कवर कर रहे हैं, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर है ये, और हम इसमें जो बाजार है, बाजार को समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है फॉर एसेंशियल, यानी कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए भी, बहुत सारी चीज़ों पे भी ये एमआरपी होता है कि विक्रेता इससे ज़्यादा नहीं वसूल सकता है, जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, कीमतें, है ना। इसके बाद आप मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी पढ़ते हो, इसके बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ते हो। इसमें ये किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, यानी कि जो हमारे गेहूं है, धान है, किसान, ये पर्पज क्या है इसका, किसानों के संरक्षण के लिए। किसानों के संरक्षण के लिए, जैसे गेहूं धान के लिए क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि जो किसान है तो अपनी उपज, यानी कि जो गेहूं है और धान है, वो बेचेगा, बाजार में बेचेगा। इस इस कीमत से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो कीमत है एमएसपी से वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी से कम है, यानी कि उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है उस उत्पादन का, या जो भी उनकी उपज है उसको बेचने का, है ना। तो ये उन्हें एक आश्वासन दिया जाता है, एक एश्योरेंस दिया जाता है कि कीमतें चाहे कुछ भी हों आपकी, जो भी आप गेहूं धान जो भी बेच रहे हो, बट इससे कम नहीं होंगी। इतना ये क्या है, उनको एश्योरेंस है कि इतनी तो कीमतें आपको आपके गेहूं की, धान की मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे अभी हम किसका रोल पढ़ रहे हैं? हम सरकार, गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें होती हैं, एमएसपी, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा है? मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी क्या होता है? मिनिमम वेज डिसाइड करी जाती है कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनको जॉब दे रहे हैं, अगर मान के चलो 1000 है पर डे की उनकी जो वेज है वो इससे कम नहीं जा सकती है। तो ऐसे क्या है, ये गवर्नमेंट्स ही है जो सारी चीजें करती है ना? उसके बाद अब ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि कीमतें बहुत कम कर दी जाएं। जनरली हमको ऐसा लगता है ना कि कीमतें कम होनी चाहिए वस्तुओं की। अब आप ये भी देखो कि अगर कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी, उसका क्या नुकसान है, ठीक है? उसकी कुछ क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसकी हानि है अगर कीमतें बहुत कम हो जाएँगी, ठीक है? तो पहला क्या है, बहुत कम कीमतें उत्पादकों को हतोत्साहित करती हैं। अगर सभी वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हो जाएँगी, तो जो उनके उत्पादक हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुश नहीं होंगे उन चीज़ों का उत्पादन करने में, क्योंकि उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो अगर मान के चलो बहुत कम कीमतें हैं, ये उत्पादन जो है अपना किसी भी वस्तु का उत्पादन करना बंद कर देंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सप्लाई यानी कि आपूर्ति कम हो जाएगी, किसकी तुलना में? माँग की तुलना में। तो कीमतें और बढ़ जाएँगी। कीमतें क्या हो जाएँगी? और बढ़ जाएँगी। ठीक है? तो मेन पर्पज़ क्या है कि अगर बहुत कीमतें होंगी, उससे क्या हो जाएँगे, जो उत्पादक हैं वो हतोत्साहित हो जाएँगे, और अगर बहुत अधिक कीमतें हो जाएँगी, तो किसको नुकसान हो जाएगा? हम लोगों को, है ना? जो हम कंज़्यूमर हैं, हमको नुकसान पहुँचेगा उस चीज़ से। जैसे प्याज की कमी होने पर सरकार क्या करती है? आयात और भंडारण कर सकती है। यानी कि ऑनियन शॉर्टेज, गवर्नमेंट में इंपोर्ट और स्टॉक पाइल, ठीक है? अगर प्याज़ों की कमी हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका पीछे का रीज़न ये है कि क्यों बहुत कम कीमतें और क्यों बहुत ज़्यादा कीमतें ठीक नहीं है, है ना? दोनों ही, बहुत कम भी ठीक नहीं है, बहुत कम अगर कीमत है, वो भी ठीक नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा कीमत है, तो वो भी ठीक नहीं है ना? तो एक संतुलन होना चाहिए, एक संतुलित कीमत होनी चाहिए, जिसपे जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो भी उत्पादन करने के लिए खुश रहे, और जो उपभोक्ता है, वो भी उस वस्तु को खरीदने के लिए खुश रहे, है ना? इसके बाद और जो सरकार है, उसका क्या रोल है? अभी जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं रिसेंट वाली ये, हम सरकार की भूमिका देख रहे हैं, है ना? तो हमने क्या-क्या देखा था अभी? कि अधिकतम खुदरा मूल्य को सरकार देखता है। इसके बाद हमने देखा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों के संरक्षण के लिए निर्धारित करा जाता है। उसके बाद श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी। अब हम देख रहे थे गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, ठीक है? अब बाज़ार है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, तो सेफ्टी भी ज़रूरी है कि जो वस्तुएँ हैं, वो हमारे लिए सेफ़ हैं अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं? अनुमोदन परीक्षण, जैसे जो दवा हैं, उनका नियामकों द्वारा दवाओं का परीक्षण होता है। वजन और माप की निगरानी करना, ये सब चीज़ें क्या है? ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, ठीक है? जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं उनके, कि क्या जो ये दवाइयाँ हैं, क्या सही में, वाक़ई में ये हमें ठीक करेंगी या कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं देंगी। तो इन सारी चीज़ों का क्या होता है? निरीक्षण होता है पूरा। परीक्षण हम बोलते हैं उसको, ठीक है? उनको रेगुलेट करा जाता है। फिर जो चीज़ें हमें पैकेट, मान के चलो मेज़र करने वाली, मापने वाली जो चीज़ें हैं, उनको भी एक टेस्ट से गुज़रना पड़ता है। एक्चुअल में देखना पड़ता है कि जो उनकी कि कितना लीटर है वो, या कितना उसका मेज़रमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि जो पैकेट है, मान के चलो कोई कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसका जो पैकेट है उस पे लिखा तो हुआ है कि आधा लीटर है, बट एक्चुअल में उसमें बहुत कम निकल के आ रही है। तो इन चीज़ों का क्या होता है? जो गुणवत्ता है और सुरक्षा मानक है, इनके द्वारा परीक्षण किया जाता है सारी चीज़ों का। इसके बाद अब ऐसा भी नहीं है कि वस्तुओं का निर्माण अगर कोई फैक्ट्री कर रही है, ठीक है, तुम एक आर्थिक गतिविधि तो हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ सकता है, पर्यावरण पे भी पड़ सकता है, तो उसको भी कौन देखता है? सरकार देखती है, ठीक है?
जैसे एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है ना? इसको क्या बोल रहे हैं, मिटिगेट एक्सटर्नैलिटीज, यानी कि जब किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, उससे अच्छी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं, उनको कम करने में सरकार अपना जो भूमिका है वो निभाती है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पहले पहले टाइम में भी रेगुलेट करा जाता था चीज़ों को। जैसे यहाँ पे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यहाँ पे क्या था, निष्पक्ष व्यापार के नियम। वहाँ पे क्या होता था कि अगर घी को मेजर करा जा रहा है, घी को तोला जा रहा है, तो अगर 1 किलो घी है, लेकिन जिस भी चीज में, यूटेंसिल में उसको नापते थे, तो कुछ घी उसमें लगा रह जाता था। ठीक है, तो एक्चुअल जो कंज्यूमर होगा या जो उपभोक्ता होगा, उसके पास वो पूरा 1 kg जो घी है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नियम था कि 1/5 एक्स्ट्रा घी देना पड़ता था, ताकि वो जो घी उस बर्तन में लगा रह गया है उसको हम कंपनसेट कर सके। ठीक है, उसके बाद बात आती है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ के लिए नहीं किया जाता है। जनरली जो उत्पादक होंगे, जिन भी वस्तुओं का या सेवाओं का निर्माण करेंगे या उत्पादन करेंगे, उनका जो पर्पस होता है कहीं ना कहीं लाभ कमाना होता है ना। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो लाभ के लिए नहीं, किसके लिए, समाज के कल्याण के लिए, या फिर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इनको नॉन प्रॉफिटेबल आइटम्स। इनको कौन प्रदान करेगा, सरकार। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्या है, गैर लाभकारी वस्तुएं, जैसे पार्क, सड़कें, पुलिस, ये सब, इनको कौन प्रदान करता है, इन सारी चीजों को जो सरकार है वो प्रदान करती है। और ये क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल आइटम्स हैं, गैर लाभकारी वस्तुएं हैं। क्योंकि जो लाभकारी वस्तुएं हैं उनके लिए जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, निर्माता हैं, जो यानी कि प्राइवेट लोग हैं, वो उनका उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी सार्वजनिक वस्तुएं होंगी, या हम बोल सकते हैं गैर लाभकारी वस्तुएं होती हैं, उनको कौन प्रदान करता है, सरकार द्वारा वो प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो जाए, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, बहुत ज़्यादा अगर हम उन पर रोकथाम लगाएं, बहुत ज़्यादा उनको रेगुलेट करें, बहुत ज़्यादा उनको नियम दिखाएं, तो वो भी किस में परिवर्तन हो सकता है उनका, कि वो लोग कम एफिशिएंसी के साथ, जो कम एफिशिएंसी है उसके साथ काम करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, रिडक्शन भी करना है ओवर रेगुलेटेड सेक्टर्स में, टू बूस्ट एफिशिएंसी। अधिक और कम हस्तक्षेप के क्षेत्र, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही अधिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये भी एक गलत चीज है ना, ये भी क्या है, एक गलत चीज है। तो अगर हमें किसी भी उत्पादक की, किसी भी फर्म की, किसी भी व्यापार की अगर हमें दक्षता बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हम रेगुलेशंस लगा रहे हैं उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, कि वो फ्री होकर अपना काम अच्छे से करे। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जब एनसीईआरटीज के बाद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे एमएसपी क्या है, ठीक है, एमआरपी क्या है, कितनी फसल है जिन पे लगाया जाता है, 22 हैं या 23 हैं, गन्ने के लिए अलग से क्या है, कौन इनको बताता है कि क्या कीमत रहने वाली है ना। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या इसके प्रोविजंस है। फसाई के बारे में देखेंगे, जो भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी तक हुए हैं, इन चीजों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम लोग भी क्या करते हैं, गुणवत्ता का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हम लोग कैसे मूल्यांकन करते हैं, अगर हम अगर हम खाने की कोई चीजें ले रहे हैं, तो हम उन पे क्या देख सकते हैं, ये मार्क देख सकते हैं, आईएसआई का मार्क देख सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कीमत, आकार, मजबूती, दिखावट, उदाहरण के लिए, प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, ये चीजें हैं, ये क्या है, अभी मैं पढ़ के आई थी ना कि जो सरकार है वो क्या भूमिका निभा रही है, अभी गुणवत्ता वाली चीज हमने देखी थी। तो उसके लिए क्या करा जाता है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्या है, सर्टिफिकेशन होता है वस्तुओं का। ये किसके लिए है, खाद्य सुरक्षा के लिए, जैसे चना आटा जैसे पैकेटों पर ये लोगो लगा होता है। इसके बाद हम अगर ये लोगो लगे हुए हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ठीक है, ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं।
इसके बाद किसकी बात आ रही है? क्वालिटी और सेफ्टी किसकी? अप्लायंस की, टायर, पेपर, इन पे क्या मार्क होगा? आईएसआई का मार्क होगा। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उस पे किसके मार्क लगे होते हैं? एगमार्क, ठीक है। इसके बाद स्टार्स रेटिंग होती है, एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हाई, आपने देखे होंगे ना, जो हमारे अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस होते हैं, स्टार लगे होते हैं कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो ये क्या बताता है? ये एनर्जी की एफिशिएंसी बताता है। जितना ज़्यादा स्टार होंगे, जितने ज़्यादा स्टार होंगे, उतने ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, मतलब कम बिजली खर्च होगी वहाँ पर, है ना? जितने अधिक स्टार होंगे, उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें बोली गई थी कि जब हम वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वर्ड आता है क्या? वर्ड ऑफ माउथ। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्ड ऑफ माउथ। अगर हमने कोई वस्तु खरीदी, हमको पसंद आई, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं हम उनको भी बताएँगे कि यार ये वस्तु, यानी कि ये शर्ट है या एक टी-शर्ट है, मैंने खरीदी, इस ब्रांड से खरीदी, बहुत अच्छी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ माउथ, और लोग भी उसको खरीदेंगे। इसके बाद अभी जब आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो, अब आपको कोई बताने तो नहीं बैठा, आप क्या करते हो? सबसे पहले जाके जो रिव्यू होते हैं, फीडबैक होते हैं, उनको चेक करते हो, ठीक है? ये किससे रिलेवेंस है इनका? कंज्यूमर राइट, कि हमारे क्या राइट हैं, स्टैंडर्ड बॉडीज़, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक था एनसीईआरटी का, और आई गेस ये, हाँ, ये समरी थी। हमने क्या-क्या जाना था? बाज़ार देखा था, वहाँ पे माँग, आपूर्ति, मूल्य संतुलन। इसके बाद हमने भौतिक, ऑनलाइन यानी कि टाइप पढ़े थे, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, थोक, खुदरा, इन सब के बारे में जाना। इसके बाद आर्थिक लेन-देन की बात हुई, सोशल संबंध, सांस्कृतिक। उसके बाद जो रेगुलेटर थे, प्रोवाइडर थे, इनके बारे में हमने देखा कि कैसे प्रोटेक्ट होते हैं ये सब, और कैसे जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको हम इंश्योर करते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम कल क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया चैप्टर है, और 8th क्लास में वो एक ही चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स का, ठीक है? उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पर आ जाएँगे। ओके, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रहे अगर आपका, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।